हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक विद अतुल सर। हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, जहां हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन। यानी कि भारत को आजादी कौन से अधिनियम के तहत मिली, भारत और पाकिस्तान कैसे अलग हुए, अलग होने के बाद जितनी भी देसी रियासतें थी उनके साथ क्या क्या किया गया और भारत को पूरा एक देश कैसे बनाया गया। इस कहानी की शुरुआत होती है बच्चों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ठीक है, ये बात है 3 जून 1947 की। ठीक है, 3 जून 1947 को बच्चों आ रखा है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान, जिसे हम जून प्लान भी बोल देते हैं क्योंकि जून के महीने में आ रखा है ये जून प्लान, या फिर इसे बाल्कन प्लान भी बोल सकते हैं, बाल्कन प्लान। देखो 3 जून 1947 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, माउंटबेटन थे। और भारत को आजादी दिलाने के लिए एक जो अधिनियम आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वो कौन से प्लान से जुड़ा हुआ है, इस माउंटबेटन प्लान से। 3 जून 1947 को ये प्लान आया और 5 जुलाई 1947 को ये प्लान ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी वहां से पास होकर आ गया 5 जुलाई 1947 को। अब जब ये पास हो गया तो अब इसे रॉयल असेंट नहीं मिली, तो 18 जुलाई 1947 को क्या मिला, रॉयल असेंट यानी कि शाही स्वीकृति मिली इस अधिनियम को। बच्चों ये 18 जुलाई वाली डेट एग्जाम में पूछी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जुलाई 1947 रॉयल असेंट। ठीक है, रॉयल असेंट, शाही क्या मिल गई बच्चों, स्वीकृति, शाही स्वीकृति। और जब ये पास हो गया, इसी से कौन सा एक्ट बना हुआ है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका नाम याद रखना कि 1947 के अधिनियम का नाम क्या था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखो 3 जून 1947 को क्या आया, माउंटबेटन प्लान, जिसे जून प्लान भी बोल सकते हैं और बाल्कन प्लान भी बोल सकते हैं। जून प्लान बोल दो और चाहे इसे आप बाल्कन प्लान बोल दो। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को ये ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां से पास होकर 5 जुलाई 1947 को पास होने के बाद 18 जुलाई 1947 को इसे रॉयल असेंट मिल गई, यानी कि शाही स्वीकृति मिल गई बच्चों। कौन सी डेट याद रखनी है आपको, 18 जुलाई 1947 की शाही स्वीकृति। इसी शाही स्वीकृति के बाद कौन सा अधिनियम बना हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो लागू कब होने वाला था, कब से लागू हो गया था, 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, यानी कि इस अधिनियम में जितने भी प्रावधान थे वो सारे प्रावधान कब से लागू हुए हैं, 15 अगस्त 1947। अगली बात, अब अधिनियम बन गया, 3 जून की डेट याद रखनी है आपको। 18 जुलाई की डेट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, कौन सा अधिनियम हुआ हमारे लिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बनेंगे, 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे, यानी कि जब तक कि इनका खुद का संविधान नहीं बन जाता इतने ये स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट रहेंगे। ठीक है, इस अधिनियम 1947 से। अगली बात, अगला सवाल कैसे पूछ लेते हैं बच्चों आजकल कि 1947 का अधिनियम तो याद कर दिया हमने, लेकिन इसकी धारा सेक्शन, तो धारा 8(1) ये याद रखना है हमें। इसकी कौन सी धारा, धारा 8(1) सेक्शन 8(1) के तहत हमें आजादी मिली है। तो भारत को आजादी किस धारा के तहत मिली है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1), ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना है हमें। ठीक है, धारा 8(1) के तहत क्या मिली, आजादी, भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बन जाएंगे। अब भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बन गए, लेकिन जितनी भी देसी रियासतें हैं उनके साथ क्या किया जाए, तो इस प्लान में, इस एक्ट में साथ में लिखा हुआ था कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट है, देसी रियासतें हैं, वो या तो भारत में मर्ज हो जाए या फिर पाकिस्तान में मर्ज हो जाए। ठीक है, अब अगली समस्या आती है कि जितने भी रजवाड़े हैं, जितनी भी रियासतें हैं, इनको एक कैसे किया जाए,
तो भारत में इसका जिम्मा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बन गए थे उस समय, भारत के उप प्रधानमंत्री थे, साथ में ही अंतरिम सरकार के गृह मंत्री भी थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर सारी की सारी जिम्मेदारी ली है। इसीलिए हमारा टॉपिक क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्य का पुनर्गठन। तो भारत को आजादी की शुरुआत कहां से हो रखी है, 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान, जो कि 5 जुलाई 1947 को क्या हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हो गया। इसको शाही स्वीकृति, रॉयल असेंट कब मिल रही है, 18 जुलाई 1947 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद अधिनियम कौन सा आया आजाद करने के लिए भारत और पाकिस्तान को, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसकी भी कौन सी धारा, तो इसकी धारा 8(1), सेक्शन 8(1) के तहत हमें क्या मिल गई है बच्चों, आजादी मिल गई है, जिसके सारे प्रावधान कब से लागू हो रहे हैं, सारे के सारे प्रोविजन लागू हो रहे हैं 15 अगस्त 1947 से। अब जिस समय भारत आजाद हो रहा है उस समय भारत की सीमा में 562 रियासतें थी, और उन 562 रियासतों में से भी 559 रियासतों को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने क्या कर लिया था, मर्ज कर लिया था। किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं आई। अब ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद उन्होंने कोशिश शुरू करी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जो शुरुआत है ये आजादी से पहले ही कर दी थी। और 1930 में कांग्रेस बिल्कुल क्लियर थी कि जब भी भारत आजाद होगा तो भारत पूर्ण रूप से आजाद होगा, सारी चीजें क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी, उसमें देसी रियासतें भी शामिल है, उनको अलग हिस्सा नहीं रखा जाएगा भारत से। तो कांग्रेस की ये सारी चीजें हैं वो 1930 से ही क्लियर थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी लोगों ने आजादी से पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए क्या बना दिया था, एक रियासती विभाग सचिवालय बना दिया था, प्रिंसली स्टेट सेक्रेटरीट। ठीक है, तो देखो भारत और पाकिस्तान क्या बन गए बच्चों, 2 स्वतंत्र और पृथक राज्य। कौन से अधिनियम से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कौन सी धारा, धारा 8(a). अब रियासती विभाग देखते हैं कि रियासती विभाग क्या है। देखो भारत की सीमा में कितने रह गए, 562, और इस 562 में से भी कितनी रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गई, 559। इसकी शुरुआत करने वाले कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अंतरिम सरकार में क्या थे, गृह मंत्री, और उस समय भारत के आजाद होने के बाद क्या बन गए थे, पहले उप प्रधानमंत्री। भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री तो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी शुरुआत होती है रियासती विभाग से, या रियासती सचिवालय, रियासती सचिवालय याद रखना, ये बनता है 5 जुलाई 1947 को। क्या काम था इसका, इस रियासती सचिवालय का काम था जितनी भी रियासतें हैं उनको एक करके कहाँ करना है, भारत में मिलाना है, सभी को भारत का हिस्सा बनाना है। तो याद रखना रियासती सचिवालय यानी कि प्रिंसली स्टेट सेक्रेटरीट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट सेक्रेटरीट कब बना हुआ है बच्चों, 5 जुलाई 1947 को, जिसके चेयरमैन कौन बने हुए हैं, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बने हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना कि रियासती विभाग के चेयरमैन कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम याद रखना। इनकी हेल्प के लिए एक सेक्रेटरी और बने हुए थे, सचिव, वीपी मेनन। इनके सेक्रेटरी कौन थे, सेक्रेटरी सचिव वीपी मेनन, ये नाम याद रखना, ठीक है, यहां से वीपी मेनन। इन दोनों ने मिलकर हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा काम करा है, वरना आज रियासतों की स्थिति अलग ही होती। 562 में से 559 रियासतों को बिना किसी जोर जबरदस्ती के मिलाने का जो काम किया है वो किसने करा है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। धीरे धीरे उन्होंने राजा महाराजाओं को क्या करा है, अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए कहा। उनके साथ चाय की जितनी भी पार्टी होती थी उन सब में जाने लगे, वहां पर उनसे बातचीत करने लगे, उनको संविधान में
संविधान बनाने में उनका जो भी योगदान हो सकता था वो योगदान लिया। यानी कि धीरे धीरे वो लोगों को क्या कर रहे थे, जितनी भी रियासतें थी उनको अपनी तरफ होना शुरुआत करवा रहे थे यहाँ से। तो याद रखना कि प्रिंसली स्टेट सेक्रेटरीट रियासती विभाग सचिवालय कब का बना हुआ है, 5 जुलाई 1947 का। इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सेक्रेटरी सचिव कौन बने हुए हैं, वीपी मेनन। यानी कि इन दोनों व्यक्तियों का हमारे भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा हाथ है। अब 562 में से 559 रियासतें तो शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, जो भारत में शुरुआत में नहीं मिली। ठीक है, जिसमें से जूनागढ़ और हैदराबाद को तो आज तक भी नहीं पता चलता है कि इनका मर्ज कैसे किया गया है। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कश्मीर की। तो कश्मीर में राजा थे हरि सिंह। ठीक है, 15 अगस्त को देश आजाद हो रहा है और मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया, सारी रियासतों को अपनी तरफ कर लिया है। उनके हाथ से बड़ी बड़ी रियासतें निकल चुकी थी। ऐसे में उन्होंने जो निशाना बनाया वो कश्मीर को बनाया और 24 अक्टूबर 1947, देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। 24 अक्टूबर 1947 को जितने भी पाकिस्तानी कबालिये थे वो सारे क्या करे, उन्होंने अटैक कर दिया, पाकिस्तान के कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने। ठीक है, कश्मीर में राजा कौन है, हरि सिंह। अब कश्मीर में ये था कि वहां की जो जनता थी उसमें मोस्ट ऑफ लोग, जो ज्यादातर जो लोग थे वो तो क्या थे, मुस्लिम थे, लेकिन राजा क्या था, एक हिंदू। और हरि सिंह शुरू से नहीं चाहते थे कि वो ना तो भारत में मिलना चाहते थे और ना ही वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। पाकिस्तान ने इस चीज का फायदा उठाया और 24 अक्टूबर 1947 को क्या कर दिया, कश्मीर में घुसपैठ कर दी। जब उन्होंने लगा कि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई है तो हरि सिंह क्या करे, 25 अक्टूबर को आए। ठीक है, उन्होंने बात करी तो वीपी मेनन वहां पहुंचे और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने क्या करा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। क्योंकि जब इन्होंने मदद मांगी तो माउंटबेटन जो प्लान आ रखा था इसमें साफ ये कहा गया था कि अभी जो पाकिस्तान की आर्मी है और जो हिंदुस्तान की आर्मी है अभी आजाद नहीं किया जाएगा, वरना ये अपने तरीके से आर्मी को यूज करेंगे। तो जब हरि सिंह ने माउंटबेटन से ये बात कही तो माउंटबेटन ने सीधा बोल दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है तो भारत क्यों मदद करेगा। इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी यही जवाब था, उन्होंने बोला मदद कर देंगे लेकिन आप किसका हिस्सा बनो, भारत का हिस्सा बनो। तो यहाँ पर हरि सिंह जी जो राजा थे यहाँ के कश्मीर के, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा और उन्होंने मजबूरी में क्या करा, साइन कर दिया। तो याद रखना कि कश्मीर का विलय कैसे हो रखा है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। और कब विलय हो गया बच्चों कश्मीर का, 26 अक्टूबर 1947 को। लेकिन अब उन्होंने शामिल तो हो गए लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी और शर्तें क्या थी कि कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कश्मीर के लिए एक अलग संविधान रहेगा, कश्मीर का अपना खुद का एक राज्य ध्वज रहेगा और जितने भी कश्मीर के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव है, आंतरिक प्रशासन मामले हैं, उन पर भी कश्मीर का ही अधिकार रहेगा। और इन सारे चीजों के लिए, इन सारे अधिकारों के लिए हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 370। तो हरि सिंह ने ये सारी शर्तें रखी, उसके बाद ही क्या करा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे कि एक राज्य ध्वज होना चाहिए, अलग से संविधान होना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए और आंतरिक मामलों पर जितना भी जो आंतरिक प्रशासन है, उनके आंतरिक मामले जितने भी, उन सब पर भी निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा, खुद जम्मू कश्मीर को होगा। जिनके अधिकारों के लिए कौन सा आर्टिकल बना हुआ है, आर्टिकल 370। इसीलिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और जम्मू कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद लागू था, अनुच्छेद 370। तो ये कहानी बात समझ में आई आपको हरि सिंह की। तो याद रखना कश्मीर का विलय भारत में कब हो रहा है, 26 अक्टूबर 1947 को। वहां के राजा कौन है, हरि सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। अब ये तो बात हो गई कश्मीर की। उसके बाद जूनागढ़ की बात समझते हैं। जूनागढ़ में कैसे हुआ, तो देखो जूनागढ़ में देखो ये पूरा हिस्सा है गुजरात वाला, ठीक है, और गुजरात में भी ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये पड़ता है जूनागढ़, जबकि जो पाकिस्तान है वो यहीं तक खत्म हो जाता है, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है नीचे वाला, ये क्या था बच्चों, जूनागढ़।
अब इसकी बाउंड्री को देखते हुए, ना तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में मिलना इसका मुश्किल है, इसका पूरा का पूरा जो बॉर्डर है वो कहाँ पड़ रहा है, भारत के अंदर पड़ रहा है। जबकि यहाँ के जो नवाब थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान में मिले, जबकि यहाँ की जो जनता थी वो क्या थी, ज्यादातर हिंदू थी, और वो ये चाहते थे कि हम कहाँ मिले, हिंदुस्तान में मिले। तो देखो कश्मीर का विलय हो गया। उसके बाद आती है जूनागढ़ की बात। तो जूनागढ़ में कौन है, महावत खान थर्ड, ये याद रखना। और महावत खान थर्ड तो ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान में मिल जाए, और उनके पास हुआ करते थे 800 कुत्ते, उनको कुत्तों का बहुत शौक था, जहां वो वहां उनके कुत्ते। तो अपने कुत्तों को लेकर वो तो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। लेकिन हिस्से को तो उठाकर नहीं लेके जा सकते, इस जूनागढ़ को तो नहीं लेकर जा सकते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ में क्या करवा लिया, जनमत संग्रह, यानी कि रेफरेंडम करवा लिया उन्होंने वहां पर। और 90% यानी 90% जनता ने हिंदुस्तान में मिलने के लिए वोट डाले, और इसी तरह से जूनागढ़ का विलय भी कहाँ हो गया, भारत में। ठीक है, ये बात है 9 नवंबर की, 9 नवंबर 1947 की। तो याद रखना कि कश्मीर का विलय तो कब हो रहा है बच्चों, 26 अक्टूबर 1947 को। वहां के राजा कौन है, हरि सिंह। यहाँ उल्टा था, यहाँ राजा हिंदू था और जो ज्यादातर जनता थी वो क्या थी, मुस्लिम थी। जबकि यहाँ जूनागढ़ में जनता तो क्या है, हिंदू, और राजा जो यहाँ का है वो कौन है, महावत खान थर्ड, मुस्लिम है। ये अपने कुत्तों के साथ चले गए वहीं पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी चीज को देखते हुए क्या करा, जन्म संग्रह करा लिया। पॉपुलेशन किसके फेवर में थी, भारत के फेवर में थी। 90% जनता ने वोट डाल दिए और जूनागढ़ का विलय कहाँ हो गया, भारत में विलय हो गया। अब अगली बात आती है हैदराबाद की। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 ही रियासतें ऐसी थी जो भारत में नहीं मिल रही थी। अब देखो हैदराबाद भी हम सबको पता है कि कहाँ पड़ रहा है भाई। अगर हमारा इंडिया का मैप देखें तो इस तरफ हमारा हैदराबाद वाला हिस्सा है, ठीक है। और हैदराबाद का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इसको देखते हुए कहीं से भी पॉसिबल नहीं था कि ये पाकिस्तान में मर्ज हो। ये किसके अंदर आ रहा है, जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों ज्योग्राफिकल भारत की सीमा के अंदर ही आ रहे थे। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज को देखा कि इनका विलय कहाँ कराना चाहिए, हैदराबाद में। तो हैदराबाद के जो नवाब थे उस टाइम थे उस्मान अली। और हैदराबाद सबसे ज्यादा पैसे वाली रियासत थी, क्योंकि आपको कोहिनूर हीरा तो पता है। तो जो कोहिनूर हीरा है वो यही तेलंगाना, जो जिसे पहले गोलकुंडा कहा जाता था, मिडिवल हिस्ट्री में हम देखेंगे तो गोलकुंडा तेलंगाना से क्या निकला हुआ है, कोहिनूर हीरा। तो पैसे की तो कोई कमी थी नहीं इनके पास। इन्होंने सोचा हम क्यों मर्ज होए, और मर्ज भी हुई तो हम कहाँ मर्ज होए, पाकिस्तान में मर्ज हुए। अब पॉसिबल ही नहीं था कि आप हैदराबाद को क्या करो, पाकिस्तान में मिला दो। इन्होंने, उस्मान अली ने क्या कर दिया, ब्रिटेन फोन लगा दिया। ब्रिटेन से फोन आ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि सारा जिम्मा तो किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया, यहाँ ऑपरेशन पोलो चला दिया, ठीक है, और आर्मी भेज दी। जबकि आर्मी के पास कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि दोनों देशों की आर्मी क्या करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। ये बात पहले से ही माउंटबेटन क्लियर करके जा चुके थे। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास फोन आया कि क्या हो रहा है वहां पर हैदराबाद में, उस्मान अली ने पहले ही खबर कर दी वहां पर ब्रिटेन में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा कि वहां पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कोई आर्मी नहीं है, हमने सिर्फ क्या भेजी हुई है, पुलिस भेजी हुई है। जबकि पुलिस की ड्रेस में कौन थी, आर्मी थी। तो तब तक तो उन्होंने काम ही कर दिया था। तो याद रखना कि हैदराबाद में कौन है, उस्मान अली है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां क्या चला दिया बच्चों, ऑपरेशन पोलो। तो वास्तव में थी तो आर्मी, लेकिन पुलिस के कपड़े पहना रखे थे, क्योंकि पुलिस काम कर सकती है, आर्मी नहीं कर सकती। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ अपना दिमाग लगाया और इसे बोल दिया कि ये क्या है, पुलिस से कार्रवाई है, आर्मी तो थी नहीं। तो इस तरह से तीनों की तीनों रियासतों का क्या हो गया, भारत में विलय हो गया। तो याद रखना कश्मीर का विलय कैसे हो रहा है, कश्मीर में कौन है राजा, हरि सिंह, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। जूनागढ़ में कौन है, महावत खान थर्ड, वहां पर क्या हो रहा है, रेफरेंडम हो रहा है, जन्म संग्रह से भारत में विलय हो रहा है। और लास्ट हैदराबाद, जहां पर नवाब कौन है, उस्मान अली, जो बहुत पैसे वाला था। तो उसे लगता था कि मुझे मिलने की जरूरत ही नहीं है भारत में, बिल्कुल भी, अगर मिलूं भी तो कहाँ मिलूं, पाकिस्तान में। लेकिन ज्योग्राफिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां क्या चला दिया, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो मिलिट्री एक्शन बोल सकते हैं, ऐसे हम पुलिस से कार्रवाई बोल सकते हैं। इस तरह से इन तीनों की तीनों रियासतों को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा लिया, मर्ज। जहां पर हरि सिंह जी के साथ थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद में दिमाग लगाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको क्या कर दिया, भारत में
मिला दिया। उसके बाद देखो, अब इन तीनों को तो मिला दिया, लेकिन धीरे धीरे मांग उठने लगी अलग से राज्यों की कि भाषा के आधार पर क्या बनाया जाए, राज्य बनाया जाए। तो तीनों रियासतों को मिलाने के बाद, रियासतें तो भारत में मिल गई, अब बात आती है राज्यों की। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। तो देखो, सबसे पहले बात है जून 1948 की, एक धर कमीशन, ठीक है, धर आयोग। कौन थे? एस के धर थे, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हुआ करते थे, और इनकी अध्यक्षता में स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए सबसे पहला कौन सा कमीशन बनाया गया? धर कमीशन। कब की बात है? जून 1948 की। और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर, यानी कि लिंग्विस्टिक बेस पर अलग से राज्य नहीं बनाए जाने चाहिए, वरना ऐसे तो क्या हुआ, अभी अभी देश एक हुआ है और फिर से देश के क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। आज एक राज्य डिमांड कर रहा है, कल को दूसरा राज्य डिमांड करेगा। तो याद रखना कि सबसे पहले कौन सा कमीशन बनाया गया? धर कमीशन, जिसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। और एस के धर कौन थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी 1948 में, ठीक है, दिसंबर 1948 में। और इन्होंने बोला कि भाषाई प्रांतीय आयोग, जो राज्य बनाए जाएंगे वो भाषा के आधार पर नहीं बनाए जाएंगे, ये याद रखना। इन्होंने क्लियर मना कर दिया बिल्कुल, ठीक है, कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना करके क्या करना चाहिए? प्रशासन के आधार पर करना चाहिए। तो इनका जो प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमीशन है, इसमें ये बात कही गई कि आज आप एक भाषा के आधार पर एक राज्य बना रहे हो। भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, हर राज्य क्या करेगा? भाषा के नाम पर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा हमें अलग राज्य बना दो। तो बड़ी मुश्किल से तो रियासतों को एक कर रहा है, अब किसके टुकड़े हो जाएंगे? राज्यों के टुकड़े हो जाएंगे। तो याद रखना, जून 1948 में इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले कौन सा कमीशन बनाया गया? धर कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन है? एस के धर। इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है वहां के वो रिटायर्ड जज है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है दिसंबर 1948 में। और उन्होंने साफ ये कहा कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर ना करके किसके आधार पर करना चाहिए? प्रशासन के आधार पर। लेकिन यहां से भी बात नहीं बनी। जब यहां से भी बात नहीं बनी तो एक और कमेटी बनाई गई बच्चों, जेवीपी कमेटी, ठीक है, जेवीपी समिति। इसने क्या करा? इन्होंने देखा कि ठीक है, जो धर कमीशन बना है, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसको फिर से चेक कर लेते, ठीक है, दिसंबर 1948 में फिर से चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए या प्रशासन के आधार पर राज्य होने चाहिए। तो जेवीपी कमेटी याद रखना दिसंबर 1948 की बनी हुई है, और इसमें सवाल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं कि जेवीपी से कौन कौन है। तो याद रखना, जे से कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पी से कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। और वी से कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों नाम याद रखने। सीधे सीधे सवाल आते हैं कि जेवीपी समिति में कौन एक व्यक्ति शामिल नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस लिए बनी हुई है? तो एस के धर के अध्यक्षता में जो धर कमीशन बना हुआ है उसकी रिपोर्ट को चेक करने के लिए बनी हुई है। और इन्होंने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्य ना बनाकर क्या करना चाहिए? प्रशासन के आधार पर राज्य बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने भी मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। लेकिन यहीं से बात नहीं बनी। अब उसके बाद देखो, एक व्यक्ति हैं पोट्टी श्रीमालू, ठीक है, पोट्टी श्रीमालू, जो लगातार तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए क्या कर रहे थे? अनशन कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने कितने दिन की हड़ताल कर दी बच्चों? 56 दिन की, ठीक है। देखो समझो, इधर ये पूरा हिस्सा है मद्रास वाला हिस्सा, ठीक है, जहां पर कौन सी भाषा बोलने वाले रह रहे हैं? तमिल प्लस तेलुगु, तमिल और तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं। और इन तेलुगु भाषा वालों ने बोला कि हमें तमिल वालों के साथ नहीं रहना, और क्या करो? अलग से हमें राज्य बना दो। यानी कि आज का जो आंध्र प्रदेश बना हुआ है, ठीक है, वो कौन सी भाषा वाले लोगों के लिए बना हुआ है? तेलुगु। और भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु वालों की तरफ से अनशन करने के लिए कौन बैठे हुए थे? पोट्टी श्रीमालू, जो लगातार डिमांड कर रहे थे। और जब इन्होंने देखा कि सरकार नहीं सुन रही है तो ये भूख हड़ताल पर बैठ गए, और लगातार 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु। अब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई, यहाँ से दंगे होने शुरू हो गए।
तो देखा गया कि चीजें इतनी ज्यादा खराब ना हो, इसलिए क्या बना दिया गया, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया बच्चों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि 56 दिन के बाद इनकी तो क्या हो गई, भूख हड़ताल हो गई। तो ये जितना नीचे वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा, इसे दो भागों में बांट दिया। ये तो क्या रह गया, इधर मद्रास था, ठीक है, जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं। यहाँ पर तो कौन सी भाषा वाले लोग रह गए, तमिल, और इधर आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा वाले लोग रह गए, तेलुगु, तेलुगु भाषा वाले लोग। तो पोट्टी श्रीरामालू का नाम याद रखना, उन्होंने कितने दिन की हड़ताल कर दी, 56 दिन की हड़ताल कर दी। इस तरह से मद्रास से अलग होकर क्या बन गया, आंध्र प्रदेश, जिसे आज हम क्या कहते हैं, तमिलनाडु। देखो सीधा सवाल आता है पेपर में कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना हुआ है, तो 1 अक्टूबर 1953, इसकी पूरी डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 1953 को फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बन रहा है बच्चों, आंध्र प्रदेश। किससे अलग होकर बन रहा है, मद्रास से अलग होकर बन रहा है, क्योंकि मद्रास में कौन सी भाषा वाले लोग रह गए हैं, तमिल, और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा वाले लोग रह गए हैं अब, तेलुगु। ठीक है, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जब आपने भाषा के आधार पर एक राज्य बना दिया तो धीरे धीरे सभी राज्यों ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि जब आंध्र प्रदेश बन सकता है तो और राज्य क्यों नहीं बन सकते। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए क्या बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बना, दिसंबर 1953 में। देखो 1 अक्टूबर 1953 को क्या बन रहा है, आंध्र प्रदेश, और दिसंबर 1953 में इन राज्यों की सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे, फजल अली। इसीलिए कई बार इसका दूसरा नाम भी क्या बोल देते हैं, फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग। तो याद रखना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को, राज्य पुनर्गठन आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, फजल अली कमीशन, जो कब बना हुआ है बच्चों, दिसंबर 1953 में। जैसे जेवीपी बना, सबसे पहले एसके धर, इसके अध्यक्षता में क्या बना हुआ है, धर कमीशन, उसके बाद जेवीपी कमेटी बनी हुई है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या बना हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो याद करते टाइम आप इनके ऑर्डर भी याद रखना कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा है। अध्यक्ष है फजल अली, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, फजल अली आयोग भी बोल देते हैं, फजल अली कमीशन। ठीक है, फजल अली आयोग। और दो मेंबर कौन कौन से थे, तो के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये दोनों सदस्य याद रखना। सीधा सवाल रहता है कि स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसमें कौन सा एक सदस्य शामिल नहीं है, तो फजल अली इसके अध्यक्ष है, और के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू क्या बने हुए हैं बच्चों, इसके मेंबर्स बने हुए हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1955 में। ठीक है, इस रिपोर्ट को याद रखना कि बन तो कब रहा है, दिसंबर 1953 में, और रिपोर्ट कब दे रहे हैं, 1955 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। क्या था, देखो उससे पहले हमारे भारत में 4 कैटेगरी के स्टेट हुआ करते थे, ABCD। इन सारी कैटेगरीज को तो किया गया खत्म, और इन्होंने बोला अब या तो स्टेट होंगे या फिर क्या बनेंगे, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 तो स्टेट बनाए गए और 6 यूटी बनाए गए। तो याद रखना कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन सा पारित हो रहा है, 1956। भाई राज्य पुनर्गठन आयोग गठित तो कब हो रहा है, फॉर्मेशन कब हो रहा है उसका, दिसंबर 1953 1953 में। रिपोर्ट दे रहा है 1955 में, और इसी रिपोर्ट के बेस पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हो रहा है, 1956 में, जिसमें क्या बोला गया, 1 नवंबर 1956 को क्या बनेंगे, 14 स्टेट और 6 यूटी। ठीक है, और जो 14वां स्टेट था बनने वाला, जो 1 अक्टूबर 1953 को बना हुआ है, वो कौन सा है बच्चों, आंध्र प्रदेश। ये याद रखना। जबकि आज कितने राज्य हैं हमारे पास, आज 28 राज्य हैं और 8 यूटी है, लेकिन 1956 में कितने स्टेट हुआ करते थे, 14, और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कितने हुआ करते थे, 6। कौन कौन से हैं ये देखो,
देखो कौन कौन सी यूटीज है, तो ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, 6 यूटी बनी है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश तो आज क्या है, स्टेट है, मणिपुर भी, त्रिपुरा भी आज क्या है, स्टेट है, बाकी ये सारे तो आज भी यूटी बने हुए हैं। तो ये सारे कैसे बने हुए हैं, तो देखो 14वां स्टेट कौन सा बना हुआ है, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, और 15वां स्टेट गुजरात 1960 में क्या बन गया भाई, पूरे के पूरे इस गुजरात जो बना है इसको पहले क्या बोला जाता था, बॉम्बे प्रोविंसेस। ठीक है, और ये बॉम्बे प्रोविंसेस से गुजरात और महाराष्ट्र अलग होकर क्या बन गए हैं, स्टेट बन गए। ठीक है, तो बॉम्बे प्रोविंसेस से अलग होकर गुजरात क्या बना है, 15वें नंबर का स्टेट। जबकि 6 यूटी कौन कौन से थे, याद रखना, पहले हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, जिनमें से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा आज के समय क्या बने हुए हैं बच्चों, राज्य बने हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे सारे राज्य। आज हमने सिर्फ क्या देखा, पूरी रियासतों का एकीकरण कैसे किया है हमने, राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से किया गया, कौन कौन से आयोग बने, उसमें कौन कौन से सदस्य हैं, रियासती विभाग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना, प्रिंसली स्टेट सेक्रेटरीट 5 जुलाई 1947 को बना हुआ है, जिसमें अध्यक्ष तो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सेक्रेटरी यानी कि सचिव कौन बने हुए हैं, वीपी मेनन। ये आप जरूर याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कवर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।